गुड आफ्टरनून किड्स। चलिए आइए एक और टेस्ट पेपर का डिस्कशन करते हैं। टेस्ट पेपर मेजर टेस्ट 4 का। तो मेजर टेस्ट 4 है, उसमें भी टारगेट किया गया है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी को। ह्यूमन फिजियो के दो चैप्टर को टारगेट किया गया है दोस्तों मेनली। एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा है आपका स्केलेटल सिस्टम, यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पूरा चैप्टर ही टारगेट किया गया है दोस्तों। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि आपको जूलॉजी में या फिर बायोलॉजी में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो टेस्ट पेपर्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, इट इज मोर देन इनफ। इन टेस्ट पेपर्स को आप सोल्व कीजिए और अपनी एनसीईआरटी के रिवीजन पर फोकस कीजिए। चलिए आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से, कितनी आसानी से इस पेपर को सोल्व करना था और कितना टाइम लगाना था। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है 151, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है साहब। बाल पिजिन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच सही है। एंटीनल ग्लैंड्स प्लेनेरिया गलत हो गया। प्लेनेरिया है दोस्तों, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है फ्लेम सेल्स, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं दोस्तों। एंटीनल ग्लैंड्स होती क्रेस्टेशियंस में। बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। 152, which is not true for ascending and descending loop of Henle. Vasa recta is present all along the ascending loop of Henle and descending loop of Henle respectively. चलिए आइए, NaCl is transported by descending limb of Henle loop which is exchanged with the ascending limb of Vasa recta. तो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा आंसर जाएगा। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखें डिसेंडिंग लिंब कभी भी सोल्ट का ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं है। डिसेंडिंग लिंब से क्या डिफ्यूज होता है? वाटर। क्या बाहर आता है? वाटर। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हार्ट रेट इंक्रीज एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसका जो आंसर जाएगा, अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो मेनली वेगस को टारगेट किया गया है। तो वेगस नर्व होती है पैरासिम्पैथेटिक। वेगस कौन सी नर्व होती है? पैरासिम्पैथेटिक। अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करोगे तो हार्ट रेट कम की ज्यादा? कम। हार्ट रेट कम। और वही दोस्तों अगर आप वेगस को कट कर दोगे तो हार्ट रेट ज्यादा। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा व्हेन वेगस नर्व इज स्टिमुलेटेड। Which type of joint is shown by the flat skull bone? तो स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं सूचर्स। और सूचर्स किससे बनते हैं? फाइब्रस जॉइंट। ये एंड टू एंड अटैच होते हैं बोन से और इनमें कोई भी मूवेबिलिटी शो नहीं होती। तो दोस्तों आंसर उसका फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस। 155, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन लेंथ। बेटा ध्यान रखना कि जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता था, इन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर में भी कौन दोस्तों? एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर स्लाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर का होता है और एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड कौन कर रहा है? एक्टिन फिलामेंट। तो चेंज किस में आएंगे? एक्टिन फिलामेंट के बैंड में। तो कौन सा बैंड चेंज होगा? आई बैंड। कौन सा बैंड? आई बैंड। और जेड लाइन, दो चीजें चेंज होने वाली है। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन लेंथ। एच जोन भी चेंज होगा, सार्कोमियर भी चेंज होगा, आई बैंड होगा, ए बैंड चेंज नहीं होगा, ए बैंड कांस्टेंट रहेगा। 156, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, इसीलिए जॉइंट डायस्टोल कहते हैं इसे। द ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वेल्व्स आर ओपन। जाकर के अपनी कार्डियक साइकिल को फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़ा है इस चीज को। तो द सेमिलुनर वेल्व्स आर क्लोज। एग्जैक्टली दोस्तों, जब भी जॉइंट डायस्टोल चलता है तो हार्ट की फिलिंग का स्टेज है, हार्ट में फिलिंग हो रही है। हार्ट की फिलिंग हो रही है तो आपको सेमिलुनर वेल्व को क्लोज रखना पड़ेगा और एवी वेल्व को ओपन रखना होगा। तो दोस्तों एबीसी तीनों सही है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? पीसीटी। पूरे साल ये याद करवाया आपको कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पूरी बॉडी में ही कहां होता है? पीसीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल? टी वेव। क्या बेटा? टी वेव। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया? एक तरह से डायस्टोल। तो डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल शोन बाय टी वेव। टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। The average amount of urea excreted in urine by man per day is 25 ग्राम। मिलीग्राम ना करें, 25 ग्राम। चूज इनकरेक्ट मैच। प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm3 सही है। लिम्फोसाइट होते हैं 6% ऑफ टीएलसी सही है। ल्यूकोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट जो होते हैं दोस्तों ये 20 से 25% होते हैं। कितने होते हैं? 20 से 25% ऑफ टीएलसी। 60 से 65% कौन होता है आपका? न्यूट्रोफिल। 20 से 25% कौन होते हैं आपके? लिम्फोसाइट्स। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गिवन बिलो। इनमें से पूछा जा रहा है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन डिफर्स फ्रॉम कोर्टिकल नेफ्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा एंड लॉन्ग हेनले लूप, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ए एंड बी। The globular head of myosin filament has active site for binding to
एटीपी एंड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। कितनी बार बताया आपको कि जो आपका मायोसिन है ये भी पॉलीमराइज प्रोटीन से बनता है, नाम है मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, एक है हैवी मेरोमायोसिन, दूसरा लाइट मेरोमायोसिन। हैवी मेरोमायोसिन जो होता है उसमें होता है ग्लोबुलर हेड। ग्लोबुलर हेड की बात करेंगे आप तो उस पर दो साइट होती है, एक तो एटीपेज बाइंडिंग साइट, एटीपेज एंजाइम की साइट जहां पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, और दूसरी जो साइट होती है दोस्तों वो होती है एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट, एक्टिन की बाइंडिंग साइट। तो 1 and 2 ओनली। ECG, the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following wave is not represented. बेटा repolarization of atria शो नहीं किया जाता। जो ECG आती है उसमें आपको repolarization of atria नहीं मिलेगा। Serum differs from blood. Actually जो क्वेश्चन से थोड़ा सा करेक्शन है, serum differs from प्लाज्मा, सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन। तो बेटा होता क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, सीरम, तो लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर्स सी। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन मोटर न्यूरॉन रिलीज एसिटाइलकोलिन एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम आयन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होता है दोस्तों। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कब बनता है, जब मोटर न्यूरॉन कांटेक्ट में आती है सार्कोलेमा के। मोटर न्यूरॉन रिलीज करेगी एसिटाइलकोलिन, वो आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के गैप में यानी कि जंक्शन पर आएगा, और एसिटाइलकोलिन जंक्शन से होता हुआ आएगा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पर होते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर पर जैसे ही एसिटाइलकोलिन अटैच होता है एक डीपोलराइजेशन होगा, स्लाइट डीपोलराइजेशन सार्कोलेमा में। इस वजह से क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज कर देगी सार्कोप्लाज्म में, और आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। बोन एंड कार्टिलेज कंस्टिट्यूट आर स्केलेटल सिस्टम, सही है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम कॉन्स्टिट्यूट अपेंडिकुलर, नहीं एक्सियल। बेटा यहां आप गलती नहीं करेंगे, एक्सियल स्केलेटन। साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट्स, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों ये जो बी वाला है ये इनकरेक्ट है, तो कितने स्टेटमेंट नॉट इनकरेक्ट हुए। बेटा ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक हो गया, क्यों, बी ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो एक्सियल और अपेंडिकुलर, यहां पर आप जल्दी जल्दी में गलती कर सकते हैं। दूसरी चीज, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो आप क्या आंसर लगाओगे, 1 डी ऑप्शन। पर बेटा ऐसा नहीं करना है आप, मैंने क्या बोला है कि जो पेपर है उसको लाइन टू लाइन सोल्व करना है, अंडरलाइन करके सोल्व करना है। तो जब आप पेपर को अंडरलाइन करके सोल्व करेंगे तो होगा क्या, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। नोट इनकरेक्ट यानी कि कितने सही हैं, 3। मैच द कॉलम, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी, ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट, रेड मसल्स मायोग्लोबिन, स्कल सूचर। तो आप अपने हिसाब से आंसर्स को फॉर्मुलेट कीजिए। एक आंसर है 4 और जो बी है, बी का आंसर ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट। एक आंसर 4, बी का आंसर 2, बी ऑप्शन, सीधे देखना ही नहीं है कुछ। चूज द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर पूछा गया दोस्तों, पूछा है कि इनएक्चुअल क्लॉटिंग होती कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन। थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन होता क्या दोस्तों, जब भी किसी ब्लड वेसल को चोट पहुंचती है या फिर कोई इंजरी होती है, ट्रोमा होता है, तो ब्लड वेसल रिलीज करेगी एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और साथ ही साथ प्लेटलेट रिलीज करेगी एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों मिलेंगे तो बनता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेज, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, तो प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो होगा ये कन्वर्ट करेगा फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन, और इससे क्या हो जाएगा, क्लोट रिट्रैक्शन। तो सी डी ए बी, बी ऑप्शन। एंड atrioventricular valve prevents the backflow और लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम। तो जो एवी वेल्व्स होते हैं इनका मेन काम होता है कि वेंट्रिकल से ब्लड को एट्रियम में नहीं जाने देना है। तो देख लीजिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 171 ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट 70% of the ventricular filling occurs prior to atrial contraction, while 30% ventricular filling occurs during atrial contraction। बच्चे आपने देखा होगा कि मैं बिना ऑप्शन पढ़े ही आंसर्स बोल रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि मैंने बार बार एनसीईआरटी को पढ़ा है, बार बार एनसीईआरटी की रिविजन्स लगाए हैं, तो हो क्या रहा है, मुझे बिना ऑप्शन देखे ही मैं इनके ऑप्शंस बोल पा रहा हूं। बिना आंसर देखे ही, बिना ऑप्शंस देखे ही मैं आपकी जो आंसर है उन्हें टेली कर पा रहा हूं, उन्हें बोल पा रहा हूं। रीजन यही है कि मैंने बार बार क्लासेस में बोला है, इतनी बार बोला है कि वो चीजें मेरे माइंड में अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो होता क्या है, जब भी मैं अपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ता हूं तो मेरा ब्रोकाज एरिया ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और ऑटोमेटिकली मैं इसका आंसर बोल देता हूं। 172 दोस्तों ये पूछ रहा है
कि ब्लड वेसल लेवल डस, इसमें एक्चुअली क्या पूछा हुआ है कि हार्ट की यानी कि आप कहेंगे जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसकी लेफ्ट साइड कैसी होती है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड कैसी होती है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ए और बी में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप बात करेंगे डी और सी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर जाएगा। Which of the following statement is not correct? Cardiac output of an athlete is much more than that of an ordinary man. सही बात है ये। In each minute a single cardiac cycle is complete। नहीं बेटा, each beat में होती है, एक बीट में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और एक मिनट में 70 से 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। और रेड ब्लड सेल एंटर इन द राइट साइड, इसमें एक्चुअली पूछा क्या है, पाथ पूछा है। सबसे पहले जो आपकी आरबीसी होगी, सबसे पहले आएगी राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से एवी वेल्व। एवी वेल्व कौन सा एवी वेल्व, ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। जा करके रिवाइज कीजिए अच्छी तरह से इसको। तो राइट एट्रिया से एवी वेल्व यानी कि ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये सेमिलिनर वेल्व, और वहां से पल्मोनरी आर्टरी। तो सबसे पहले आएगा ये राइट एट्रियम, सी ए डी, देखिए CADBE, तो डी ऑप्शन। Which of the following is written in small amount in blood of some animals to maintain a desired osmolarity? यूरिया। कितनी बार चिल्ला कर पढ़ा है क्लास के अंदर कि यूरिया को आपके डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से निकाला जाता है ताकि मेडुलर इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके, और ये काम आता है आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यूरिया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कलेक्टिंग डक्ट इज ए स्ट्रेट लॉन्ग डक्ट, सही है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम इट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ये भी सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम इट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी हाई, बिल्कुल सही है। इट आल्सो प्ले अ रोल टू मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन, ये भी सही है। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जब मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाया था। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुछ नहीं करना है, सिंपल गणित का आंसर है, क्वेश्चन है कि गिनने कितने सही है, 1 2 3 4 5, तो कितने सही हुए, 5। तो अब ऑप्शन जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। द सीक्वेंस ऑफ मिक्सचरेशन इज गिवन बिलो एन अनऑर्डरली मैनर। कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लैडर है उसमें फिलिंग होती है, ब्लैडर जैसे फिल होगी यूरिनरी ब्लैडर, उसमें डिस्टेंशन आएगा। डिस्टेंशन आने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जो स्मूथ वॉल होती है उस पर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, सिग्नल का भेजेंगे एनएस की सीएनएस। सीएनएस से कौन आती है, सेंसरी की मोटर। सीएनएस से कौन आएगी बेटा, मोटर। और मोटर न्यूरॉन आकर के क्या करेगी, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन और यूरेथ्रल स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन, और आखिरी में हो जाएगा मिक्सचुरेशन। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी ऑप्शन। इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू एट्रिया विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एनएफ। देखो बेटा क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो है एट्रिया में वो ज्यादा हो गया, ब्लड फ्लो टू एट्रिया बढ़ गया है। अगर ब्लड फ्लो एट्रिया पर बढ़ जाएगा तो एट्रिया की जो वॉल होगी वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि बीपी कहीं ना कहीं हाई है और बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है, तो वहां से रिलीज हो जाएगा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, एट्रियल है ना जो एट्रिया से निकला है, नाइट्रियूरेटिक यानी कि जो सोडियम को यूरिन में बहाने वाला है, यानी कि एट्रिया से निकला हुआ एक ऐसा फैक्टर जो सोडियम को यूरिन में बहा देगा। तो दोस्तों जैसे आप सोडियम को यूरिन में बहाओगे यानी कि सोडियम का करोगे एक्सक्रीशन, तो किसका करोगे रिटेंशन, पोटेशियम का, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। एक्चुअली ये जो एनएफ होता है ये रास पर चेकोन लगाता है, तो रास पर चेकोन लगाने वाला फैक्टर कौन है, एएनएफ। कहां से रिलीज होता है, राइट एट्रिया, यानी कि आप कहेंगे एट्रिया से सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों। अब सभी ऑप्शंस को पढ़ेगा, आखिरी वाला ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे एएनएफ कॉजेस वासोकंस्ट्रिक्शन देयरबाय इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। बेटा एएनएफ वैसोकंस्ट्रिक्शन करता ही नहीं है, एएनएफ तो तभी रिलीज होता है जब एक्सेसिव वैसोकंस्ट्रिक्शन हो चुका होता है। तो एएनएफ जो होता है बेटा जस्ट इसका उल्टा होता है। जो एएनएफ होता है ये सोडियम को यूरिन में बहा देता है, सोडियम का एक्सक्रीशन करवा देता है। तो सोडियम के एक्सक्रीशन के बाद क्या होता है, वासोडाइलेशन। तो हो क्या रहा है यहां पर कि जो एएनएफ है इसके रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप ए ऑप्शन को पढ़ेंगे बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे रास सिस्टम में, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये चारों ऑप्शन वहीं से आए। पर आप एएनएफ की बात करेंगे तो एएनएफ जो होता है दोस्तों ये वासोडाइलेशन करवाता है, इनफैक्ट ये रास पर चेकोन लगाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The high osmolarity of the renal medulla is maintained by all of the following except diffusion of salt from the ascending limb of loop of Henle। बिल्कुल सही है। जो अब जैसे दोस्तों हम ऊपर चढ़ते हैं यानी कि ascending limb of loop of Henle में आते हैं तो बाहर क्या डिफ्यूज होता है, सॉल्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अपर रीजन थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फनले। मैंने क्या बताया था, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वहां से क्या बाहर आता है, वाटर। पर असेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे तो असेंडिंग लिम्ब के दो पार्ट होते हैं, एक तो थिन पार्ट, दूसरा थिक पार्ट। तो थिन पार्ट से सोल्ट आसानी से आ जाता है, पर थिक पार्ट की बात करेंगे तो जो सोल्ट होता है वहां पर पंप लगाए जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है सोल्ट का, NaCl का। सी ऑप्शन, द स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लॉन्ग लूप ऑफ फनले विद द वासा रेक्टा। डी ऑप्शन, डिफ्यूजन ऑफ यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, तीन बार आ चुका है क्वेश्चन। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फनले, गलत हो गया ये। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फनले की बात करेंगे तो डिसेंडिंग लिम्ब से इन एक्चुअल क्या बाहर आता है, वाटर, सोल्ट आता ही नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आंसर है ई। The function of tropomyosin in skeletal muscle is sliding on actin filament, गलत हो गया। Releasing calcium ion after initiation of contraction, ये भी गलत चीज है दोस्तों। जो कैल्शियम आयन होता है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है और बिफोर द इनिशिएशन कॉन्ट्रैक्शन आता है। एक्टिंग एज अ रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग अप द साइट्स वेयर मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, ये सही आंसर है। सी को पढ़ेंगे आप तो सी क्लास आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठ करके आई है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। Calcium binds to troponin in the skeletal muscle and leads to exposure of binding site for myosin on the actin filament, ए ऑप्शन दोस्तों। फिर से वही बात है, मैंने बिना ऑप्शन देखे हुए सारे के सारे आंसर्स टेली कर दिए। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ा है। मैंने एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ा है कि जो मेरा ब्रोकाज एरिया है वो स्टेटमेंट पढ़ते ही एक्टिव हो जाता है। बस आपको जस्ट ये चीज करनी है कि आप इतनी बार एनसीईआरटी को पढ़े कि जो आंसर है वो आपके रिफ्लेक्स में आ जाए, बस यही करना है। और जो दोस्तों टेस्ट होते हैं इनका मेन मोटिव भी यही होता है, तो ये ऑप्शन है। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ ट्रेड ऑफ मसल फाइबर, तो पूछा क्या कि कौन सा मसल फाइबर, पहले तो पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर एप्लीकेबल टू द रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हाई कंटेंट में क्या है, मायोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा तो एटीपी ज्यादा, तो कौन सी मसल हो जाएगी, एरोबिक। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर मोर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है, 2-4, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडरेट और लेस, सही है। एरोबिक मसल सही है, तो 2, 4, 5, 6 देखिए 2, 4, 5, 6 ये करेक्ट आंसर है। डिपेंड ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होगा बेटा, बहुत सारा मायोग्लोबिन है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेस मायोग्लोबिन नहीं साहब, मोर मायोग्लोबिन है इसलिए तो रेड दिख रही है, तो 2, 4, 5 एंड 6 एनसीईआरटी फिर से। An acromion process is characteristically found in scapula. Scapula कहां होती है, pelvic girdle की pectoral girdle, pectoral girdle। हमारा जो पेक्टोरल गार्डल होता है उसको बनाने वाली कौन है, स्केपुला। अच्छा गार्डल क्या होता है, जो हमारे एक्सियल स्केलेटन को हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन से जो भी बोन्स जोड़ती हैं उन्हें कहेंगे गार्डल। क्या कहेंगे, गार्डल। तो दोस्तों अगर आप स्केपुला की बात करेंगे तो स्केपुला में डोर्सल यानी कि पीछे की तरफ, स्केपुला के भी डोर्सल एक फ्लेट प्रोसेस बाहर निकल के आती है, इस प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन। क्या नाम है बेटा, एक्रोमियन। इसी प्रोसेस से जुड़ती है आपकी क्लेविकल। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में से। जो टिटेनी होता है बेटा, टिटेनी इस वजह से होती है क्योंकि कैल्शियम के स्टोर हाउस खत्म हो जाते हैं, इसका रीजन है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। और टिटेनस लगभग सेम चीज है, टिटेनस इंजेक्शन होता है और टिटेनी एक बीमारी, एक डिजीज होती है। माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करेंगे तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 186 इन यूरियोडेनिक एनिमल अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर एंड रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी। तो बेटा अगर आप तो इस लाइन को पूरा बोलोगे ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। Find the incorrect match. Angina, acute chest pain due to insufficient oxygen supply to heart muscle, heart attack, sudden damage of heart muscle due to inadequate blood supply, heart failure when the heart stops beating। नहीं बेटा, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, जब हार्ट inadequate amount of blood पंप करता है। पर बेटा when the heart stops beating, ये क्या है, कार्डियक अरेस्ट। सडनली आपका हार्ट बीट करना बंद कर देता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है दोस्तों, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये एक बहुत ही सुपर इमरजेंसी होती है। पर दोस्तों सी ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो ये गलत है। हार्ट फेलियर इसका मतलब व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग नहीं होता। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी की ब्लड डिमांड को पूरी नहीं कर पाता, तब हार्ट फेलियर होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। In hemodialysis, the dialysis fluid contains same quantity of all the substances normal blood plasma except urea. Mark the incorrect match with respect to the joints in human body. Fibrous joint between skull bones, बिल्कुल सही है। जो fibrous joints होते हैं इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखी जाती। तो होता क्या, जो बोन होती है वो एंड टू एंड जॉइन होती है। बी ऑप्शन, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन सेंट्रम ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिब्रे, सही है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये रहा हमारा सैडल जॉइंट।
इस तरह से मूवमेंट करेंगे आप। ये कौन सा जॉइंट है? सेडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ऑप्शन पढ़ेंगे बिटवीन मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड phalanges, गलत हो गया, सी। All the following changes occurs during contraction of muscle fiber except length of actin and myosin filament remains same, सही है। Width of A band and I band also remains same। ये कैसे हो सकता है बेटा? मैंने क्या बोला था कि कौन सा फिलामेंट स्लाइड करता है और किसके ऊपर स्लाइड करता है? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। थियरी का नाम बोलो, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। मेरे बोलने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। थियरी का नाम क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। अगर थियरी की बात करेंगे दोस्तों तो इसके अंदर ये बोलते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अगर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है तो बेटा सार्कोमियर शॉर्ट होगा। सार्कोमियर शॉर्ट होगा बेटा तो आपका आई बैंड भी शॉर्ट होगा। आई बैंड के साथ साथ जेड लाइन भी छोटी होती है और एच जोन भी लगभग शॉर्ट होता है। तो जो आंसर है वो है बी। ये दोस्तों गलत हो गया। अदर्शन ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, बिल्कुल सही है। मसल बंडल से ही मसल बनती है। फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन काइटिनियस, नहीं, गलत हो गया, काइटिनियस नहीं है। तो assertion correct but reason is false। A is true but R is false, C option। Read the following statements and choose the correct option। A band appears dark under the microscope where I band appears a light appearance under the microscope। Length of I band and A band does not change during contraction of a muscle fiber। ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी बार बता रहा हूं कि जो I band है वो शॉर्ट होता है और A band अपनी जो लेंथ है उसे रिटेन करता है। A band है वो मायोसिन बनाता है, मायोसिन फिलामेंट स्लाइड नहीं करता है। तो जो फिलामेंट स्लाइड नहीं कर रहा है उसके बैंड में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो ए बैंड बिल्कुल सेम होता है, कांस्टेंट होता है, पर आई बैंड की जो लेंथ है दोस्तों वो चेंज होती है, शॉर्ट होती है। और अगर आप इसको मसल को हेवीली कॉन्ट्रैक्ट करोगे, बहुत सीवियर कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो ये जो आई बैंड है ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है दोस्तों, बी नहीं सुने तो आपका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट है, पर बी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। Accumulation of uric acid in joints may lead to gout। दोस्तों एक चीज होती है इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट क्या कहलाता है? आर्थराइटिस। पर अगर ये आर्थराइटिस इस वजह से हो रहा है कि एक्सेसिव यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो रहे हैं जॉइंट्स के बीच में, तो इसी यूरिक एसिड की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है जॉइंट में तो बोलते हैं गाउट। तो दोस्तों ये ऑप्शन है ए। मैच द कॉलम। क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है? क्रेनियम यानी कि 8 बोन्स। गिरेंगे मेरे साथ। एक फ्रंटल, एक ओसिपिटल, 2 टेम्पोरल, 2 पेराइटल, एक अंदर विंग लाइक होती है जो स्फेनोइड और एक बाहर है कि इथेमोइड। तो दोस्तों टोटल होती है 8 बोन। तो क्रेनियम की होती है बेटा 8 बोन। तो ए का आंसर है 2। देखें अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? ए का ये 194 का आंसर बी लगा के भाग जाना है, पीछे मुड़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है कि आंसर है कि नहीं है। पर हम इसको चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते फिर से। स्कल के अंदर बेटा वैसे तो 29 बोन्स होती हैं, पर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्रेनियल एंड फेशियल बोन। तो फेशियल होती है 14 और क्रेनियल होती है 8। तो 8 और 14 सिंपल सी गणित 22। तो बी का आंसर है फर्स्ट। सी फेस में टोटल कितनी बोन होती है? 14। तो सी का आंसर है थर्ड। डी हाइंड लिम्ब की बात करें दोस्तों यानी कि पैर की बात कर रहे हैं। एक सिंगल हाइंड लिम्ब में कितनी बोन होती है? 30। रिब्स की बात करते हैं, कितनी बोन्स होती है रिब्स में? 24। बहुत आसान, यानी कि आपका जो ऑप्शन है ये चला जाएगा बी ऑप्शन। 195 read the statements regarding muscle protein। actin is a thin filament and is made up of 2F actin, बिल्कुल सही है। the complex protein tropomyosin is distributed at a regular interval of troponin। नहीं, just flip कर दिया। the complex protein troponin is distributed at a regular interval of tropomyosin। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया सब। मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट विच इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, बिल्कुल सही है। मायोसिन किससे बनता है? याद कीजिए मेरोमायोसिन। और मेरोमायोसिन के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक होता है हेवी, दूसरा लाइट। फोर्थ ऑप्शन द ग्लोबुलर हेड ऑफ मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ लाइट मेरोमायोसिन, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है सी। द डायग्राम given here is standard ECG of a normal, the P wave represent। जो P wave होती है वो दिखाती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, या फिर करो सिस्टोल ऑफ एट्रिया। तो दोस्तों बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, सीधा ऑप्शन मिल रहा है 196 सी। ट्यूनिका इंटीमा होती है बेटा, ये ब्लड वेजल की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, अपन एंडोथीलियम भी कहते हैं। 3 लेयर होती, कोई भी ब्लड वेजल उसमें 3 लेयर्स होती हैं दोस्तों। ब्लड वेजल की बात कर रहा हूं, ब्लड वेजल्स में आप कैपिलरीज को बाहर रखेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ कैपिलरीज। सबसे बाहर वाली कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनती है दोस्तों? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बीच में आती है ट्यूनिका मीडिया, ये बनती है स्मूथ मसल से। और सबसे अंदर आती है ट्यूनिका इंटीमा, ये बनती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो दोस्तों चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों के अंदर मिलेगी ट्यूनिका इंटीमा। तो an inner layer of both artery and vein।
विच आर नॉट करेक्टली मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml सही है, पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड, नहीं 0.5 लिख रखा है, गलत हो गया है, 0.3 सेकंड होता है दोस्तों, 0.5 सेकंड तो दोस्तों वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml है 120 ml, नहीं यार सिस्टोल हो चुका है यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके, वेंट्रिकल से अपना ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में दे चुके हैं, तो दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम तो चला गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था 120 ml, तो 120 में से 70 ml चला गया, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 ml, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है दोस्तों। हार्ट बीट नॉर्मल 70 से 72 होती है दोस्तों, 95 तब होती है जब एंजाइटी में हो, रनिंग कर रहे हो, या फिर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड हो। नॉर्मल, हाँ कार्डियक आउटपुट 5000 ml सही है, नॉर्मल बीपी 120/80 mm of Hg सही है, 120 क्या है सिस्टोलिक, 80 क्या है डायस्टोलिक, नॉर्मल पल्स प्रेशर किससे निकालेंगे सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, सॉरी पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो 120 माइनस 80 कितना आ जाएगा 40 mm of Hg, सिंपल बेसिक सी गणित है, तो उससे 60 दे रखा है, ये भी गलत हो गया यार, कितने सारे गलत हो गए, देखते हैं कौन कौन से, विच आर नॉट करेक्टली मैच, तो दोस्तों बी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, और जी भी इनकरेक्ट है, बी सी डी एंड जी, डी ऑप्शन ये सभी इनकरेक्ट है। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक आंसर 3, आइए दोस्तों डीसीटी क्या करती है, ध्यान से सुनेंगे, डीसीटी का काम है दोस्तों आयोनिक बैलेंस, चलिए ऑप्शंस के हिसाब से सबसे बेस्ट मिल रहा है मुझे आयोनिक बैलेंस, एक आंसर 3, बी का आंसर 4, लगाएंगे ऑप्शन बी, सी द करेक्ट आंसर। देखिए सी हेनले लोब का क्या काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, सी का आंसर है फर्स्ट, यानी कि सी का आंसर मिल रहा है हमें फर्स्ट। डी की बात करते हैं, डी काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला, डी का आंसर है फिफ्थ। और ई की बात कर, रेनल कॉर्पसल, तो रेनल कॉर्पसल का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अच्छा रेनल कॉर्पसल क्या होता है, ग्लोमेरुलस और उसके साथ क्या होता है बोमन्स कैप्सूल, ये रहा बोमन्स कैप्सूल, और यहां पर जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों का काम क्या होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो बी ऑप्शन सबसे सही है, ये है आंसर। पोडोसाइट्स आर द सेल प्रेजेंट ऑन, तो बच्चे जो पोडोसाइट्स होते हैं कहां होते हैं पोडोसाइट्स, तो ये रहा बेटा आपका बोमन्स कैप्सूल, तो जो बोमन कैप्सूल के अंदर होते हैं पोडोसाइट्स, इनका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन, क्या काम होता है बच्चे फिल्ट्रेशन, पोडोसाइट्स का मेन काम क्या होता है फिल्ट्रेशन, आउटर वॉल की इनर वॉल, तो इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल, यानी कि ऑप्शन जाएगा बी। चलिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेजर टेस्ट पार्ट 4 के लिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ करके आएंगे, आप बस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, इसी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी नीट के लिए जो सफिशिएंट पढ़ाई आपको करनी है वो भी हो जाएगी। ज्यादा क्वेश्चंस पर फोकस ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मच मोर है आपके लिए, मच मोर सफिशिएंट है, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर सारे ही मिल जाएंगे। चलिए शुभाशीष, आप सभी का दिन शुभ हो।